नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में पाठ 12 लखनवी अंदाज पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहां उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की प्रमुख कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वादुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। यशपाल द्वारा रचित लखनवी अंदाज एक व्यंग्य है और यह व्यंग्य यह साबित करने के लिए लिखा गया है कि बिना कथे के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। अर्थात बिना किसी विचार, घटना या तत्व के कहानी लिखना संभव नहीं है, लेकिन यदि किसी बिना विचारों के भी हमारे पास कोई तर्क है तो स्वतंत्र रूप से हम उस कहानी को पढ़ सकते हैं। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ लखनवी अंदाज। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। क्लास, जैसे हमें पता है कि ट्रेन में यदि हम सफर करते हैं, यात्रा करने के लिए 3 क्लास होती हैं, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। तो जो लेखक हैं वो वैसे तो बता रहे हैं कि जो सेकंड क्लास के दाम है वो अधिक लगते हैं, लेकिन उन्हें दूर नहीं जाना था तो वो इतना दाम देने के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा था कि सेकंड क्लास में हर कोई आ नहीं सकता, तो मैं आराम से अपनी कहानी के लिए विचार वहां पर सोच लूंगा और विचारों से कहानी को लिख लूंगा। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब खाली नहीं था, वहां पर कोई और भी बैठा था। एक बर्थ पर लखनऊ के नवाबी नस्ल के सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मार बैठे थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब जो पहले ही सफेद पोश वहां पर बैठे हुए थे, जैसे उन्होंने लेखक को देखा तो उनकी आंखों में ऐसा दिखाई दिया कि वे भी शांति से सफर करना चाहते थे, लेकिन जो लेखक हैं उन्होंने उसकी शांति में विघ्न डाल दिया। सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। अपदार्थ मतलब जिसे पचाया आसानी से ना जा सके। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आमतौर पर जब भी हम ट्रेन से सफर करते हैं तो आसपास के बैठे हुए जितने भी मुसाफिर होते हैं उनसे हमारी वैसे ही जानकारी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर लेखक जो है वो ये बता रहे हैं कि ना तो उन्होंने जानकारी, ना अपने विचार रखने के लिए, ना अपने बारे में बताने के लिए वे सहमत थे और ना ही मैंने अपने आप से आगे बढ़कर उनसे बात करने की शुरुआत की। खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब लेखक जो है वो अपने आप ही अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता है कि नवाब साहब क्या सोच रहे हैं। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। दूसरा, अकेले सफर का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। अब ये सब लेखक जो है वो खुद ही अनुमान लगा रहे हैं कि शायद नवाब साहब जो हैं इसीलिए संकोच महसूस कर रहे हैं मुझसे बात करने के लिए, क्योंकि वे एक नवाब हैं, वे दिखावा करना उनकी प्रवृत्ति है और वो दिखावे करने में इस बार अचूक रह गए, क्योंकि उनके सामने जो है एक मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग का हम कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो उन्हें देख रहा है कि किस प्रकार से नवाब जो है वो सेकंड क्लास के मंझले दर्जे में जो है यात्रा कर रहे हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। संबोधन मतलब बुलाया। आदाब अर्ज, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे।
नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। मतलब लेखक ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, आप ही खाइए। नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। कई बार प्रश्न आ जाता है कि खीरे जो हैं उन्हें किस प्रकार से नवाब साहब ने काटा, तो इससे पहले हमें बताना पड़ता है कि नवाब साहब ने किस प्रकार से खीरे को धोया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। जैसे आमतौर पर हम अपने घर पर देखते हैं कि खीरे काटने के बाद हम उन्हें उसके सिरे से जो है अच्छी तरह से रगड़कर फिर उसके बाद झाग निकालकर फिर उसे काटते हैं, तो ऐसा ही नवाब साहब ने किया। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे के फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी बुरक दी। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा है। मतलब कि खीरा जिस प्रकार से वो काट रहे हैं, जिस प्रकार से उस पर नमक मिर्च बुरक रहे हैं, तो उनके मुंह में जो है वो पानी आ रहा है उस खीरे को खाने के लिए। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्ला शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क जाने के ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मैदा भी जरा कमजोर है। मैदा मतलब पेट। किबला शौक फरमाए। तो लेखक का मन जरूर था उसे खाने के लिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बजाय रखने के लिए लेखक ने खीरे खाने से मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। हाँ जी, खीरे काट कर पूरी तरीके से पूरा मुंह में पानी भर गया, उन्हें खाने के लिए बिल्कुल तैयार कर लिया। और उसके पश्चात जो है नवाब साहब ने उसे सूंघने के पश्चात चलती ट्रेन से खिड़की में से उसे बाहर फेंक दिया। नवाब साहब ने खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो यह है खानदानी रईसों का तरीका। मतलब अब तक लेखक जो है वो अपने मन में यह विचार धारण कर रहे थे कि यह नवाब साहब है और अब तक अपनी नवाबी का परिचय इन्होंने नहीं दिया है और अपनी नवाबी का परिचय शायद ही देना ही नहीं चाहते, इसलिए मंजिले दर्जे में सफर कर रहे हैं, इसलिए खीरा भी खा रहे हैं। लेकिन नवाब साहब ने जब खीरों को बाहर फेंक दिया तब लेखक को एहसास हुआ कि वास्तव में ये है नवाबी का परिचय। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा और यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नजाकत। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसे छुआ ना जा सके, तो यहाँ ये खीरा खाने का एक एब्स्ट्रैक्ट तरीका है। प्रश्न आ जाता है कि खीरा खाने का ये कौन सा तरीका है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट तरीका है खीरा खाने का, जिसे आप खीरे को खाए बिना ही केवल उसे सूंघ लेने से ही आपने उसके स्वाद को महसूस कर लिया, अपने गले से उसे नीचे नहीं उतारा, केवल उसे सूंघ लेने से ही महसूस किया कि वो कितना स्वादिष्ट होगा, तो इसे कहा गया है लेखक द्वारा एब्स्ट्रैक्ट तरीका। जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है? उदर मतलब पेट। तो लेखक कह रहे हैं कि क्या ऐसा करने से पेट भर सकता है? नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है सकील, नामुराद मैदे पर बोझ डालता है। ज्ञान चक्षु खुल गए, पहचाना ये है नई कहानी के लेखक। मतलब लेखक जो है वो सफर कर रहे थे कि वो कोई विचार सोचेंगे, कोई तत्व, कोई घटना जिसके ऊपर वे कहानी लिख सकें,
लेकिन बिना किसी विचार, बिना किसी तत्व, बिना किसी घटना के ही उन्हें कहानी लिखने का मौका जो है वो मिल गया। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्र के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। तो इस पाठ में एक तो ये भी बताया गया है कि बिना विचार के, बिना किसी घटना, बिना किसी तत्व के भी केवल तर्कों के आधार पर भी कहानी लिखी जा सकती है। और दूसरा, लेखक जो है ये व्यंग्य कर रहे हैं उन नवाबी, उन रईसी, उन प्रथम दर्जे के लोगों के लिए जो अपने आप को खानदानी या रईस बताते हुए इस तरह की स्थितियां पैदा कर देते हैं या इस तरह की गतिविधियां करते हैं जो कि ये दर्शाती हैं कि वो उनका रहने का तरीका है जो कि मंझले दर्जे या जो सबसे नीचा दर्जा है उनसे बिल्कुल अलग है। तो ये तरीका जो है वो ये दर्शाते हैं कि ये तरीका जो है ये हमें नवाब बनाता है, ये हमें रईस बनाता है, इससे हम खानदानी पहचाने जाते हैं। तो अब चलिए पढ़ते हैं, इनके प्रश्न अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। जब लेखक ने प्रश्न को पहले समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा गया है कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ। जब लेखक ने ट्रेन में एंट्री करी, उस टाइम पे जब वो ट्रेन में आए तो उन्होंने क्या देखा कि कैसे उनको पता लगा, कौन से वो संकेत थे जिनसे उन्हें पता लगा कि वो लेखक नवाब साहब जो है उनसे बातचीत करना नहीं चाहते। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव देखकर ऐसा लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेला ही सफर करना चाहता था। लेखक का वहां आना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इस कारण एक सहयात्री के प्रति जो उत्सुकता चेहरे पर होनी चाहिए वह उत्साह और वो चाव भी लेखक को नजर नहीं आए। तो इसलिए लेखक को वैसा पता लगा कि नवाब साहब उनसे बातचीत करने के जरा भी इच्छुक नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने के लिए और अपनी खानदानी या नवाबी रईस का परिचय देने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके अभिमान से भरे हुए स्वभाव की ओर इंगित करता है। उनकी नवाबी का परिचय देने के लिए, अपनी नवाबी का परिचय देने के लिए नवाब साहब ने ऐसा किया होगा, क्योंकि ऐसा करने से किसी का पेट नहीं भर सकता और ना ही आप किसी भी स्वाद का एहसास कर सकते हैं, ना ही किसी चीज के स्वाद को महसूस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को दर्शाने के लिए, ऊंचा दर्शाने के लिए नवाब साहब ने ऐसा जरूर किया था जिससे कि ये बताया जा सके कि हम प्रथम दर्जे के और आप मंझले दर्जे के व्यक्ति हैं। प्रश्न नंबर 3 है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? अब प्रश्न जो है यहाँ पर ये बताना है कि क्या बिना किसी विचार, मतलब कहानी लिखने के लिए हम पहले कोई विचार ले लेते हैं, किसी घटना के ऊपर ही कहानी लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आप इसमें प्रश्न दोनों तरीके से लिख सकते हैं, हाँ भी और नहीं भी। यदि आप सहमत हैं तो आपको सहमत के साथ, सहमति के साथ तर्क देने पड़ेंगे। यदि आप असहमत हैं तो आपको असहमति के साथ तर्क देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों की कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह से सहमत हैं। कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है जिसके विषय में ना तो हमने कभी सोचा होता है और ना ही विचार किया होता है, और यह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है। घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। देखने में तो वह एक मामूली सी बात होगी, लेकिन वह एक महान कथा का रूप धारण कर लेती है। तो जरूरी नहीं होता है, कई बार हमें किसी भी कहानी की रचना करने के लिए कोई विचार या घटना ही चाहिए। हम बिना किसी विचारों या घटना के स्वतंत्र रूप से भी कहानी लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इसमें आप अपने विचार से कोई भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि आपको कोई भी इस प्रश्न का उत्तर समझ में आता है तो इसे आप अपने अनुसार जो है, पाठ के अनुसार जो है, आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। तो आशा है कि आप सबको ये पाठ और इसके प्रश्न जो है वो समझ में आ गए होंगे। तो धन्यवाद।